क्या होगा जब ईशा के सामने ऐसा सच आएगा जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा? क्या सूरज अपनी पत्नी का साथ देगा या फिर परिवार की खुशियों के लिए उससे दूर हो जाएगा? और आखिर ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है जो ईशा और सूरज की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत, और बीच में खड़ी है एक ऐसी सच्चाई जो सब कुछ तबाह कर सकती है। आखिर किस मोड़ पर पहुंचने वाली है ईशा और सूरज की ये कहानी? जानने के लिए जुड़े रहिए इस रोमांचक और भावनाओं से भरे महा एपिसोड में। रिया की रस्म जैसे तैसे पूरी हो जाती है, लेकिन घर के अंदर मौजूद हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उस डरावनी घटना को याद करके कांप रहा होता है जो कुछ देर पहले रिया के साथ हुई थी। रिया मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर बार बार बाहर आने लगता है। तभी ईशा उसकी तरफ बढ़ती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब सब ठीक है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रिया अचानक ईशा को गले लगाकर रो पड़ती है। उसके आंसू देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं। रिया कहती है कि अगर आज ईशा भाभी वहां नहीं पहुंचती तो शायद वह कभी वापस घर नहीं आ पाती। ये बात सुनकर अरविंद की आंखें भी भर आती हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसी समय उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें भी दिखाई देने लगती हैं। उसे बार बार अनिल बाबू का चेहरा याद आने लगता है, वह आदमी जिसने अच्छाई का नकाब पहनकर पूरे परिवार को धोखा दिया था। अरविंद मन ही मन कसम खाता है कि अब वह अनिल बाबू को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि अनिल बाबू अभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। उधर अनिल बाबू अपने कमरे में बैठा बुरी तरह परेशान होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि रिया सुरक्षित वापस घर पहुंच चुकी है और ईशा भी पुलिस स्टेशन से छूट गई है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कमरे में रखी चीजें फेंकना शुरू कर देता है। उसके चेहरे पर हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी उसका खास आदमी वहां पहुंचता है और कहता है कि अब क्या करेंगे मालिक, इस बार तो आपका पूरा प्लान फेल हो गया। अनिल बाबू धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देती है। वह कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होगा। रिया सिर्फ एक मोहरा थी, मेरा असली निशाना कोई और है। उसकी ये बात सुनकर उसका आदमी भी हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि आखिर आपका निशाना कौन है? अनिल बाबू खिड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि ईशा। जब तक ईशा इस परिवार में है तब तक सूरज और उसका परिवार कभी बर्बाद नहीं हो सकते, इसलिए अब ऐसा वार होगा जिससे ईशा खुद इस घर से चली जाएगी। दूसरी तरफ ईशा अपने कमरे में बैठी हुई होती है। दिन भर की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। उसे बार बार पुलिस स्टेशन का वह अपमान याद आ रहा होता है, जहां बिना गलती के उसे अपराधी की तरह खड़ा कर दिया गया था। तभी सूरज कमरे में आता है। वह ईशा के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि आज तुमने जो किया है उस पर मुझे गर्व है। तुमने सिर्फ रिया को नहीं बचाया, बल्कि कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बचाई है। सूरज की बातें सुनकर ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है कि मुझे खुशी है कि मैंने सही काम किया, लेकिन डर इस बात का है कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत अभी बाकी है। सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए सभी लोग चौंक जाते हैं। दरवाजा खुलता है और बाहर एक अनजान आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। वह कहता है कि ये लिफाफा ईशा जी के लिए है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। घर के सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर इतनी रात को कौन चिट्ठी भेज सकता है? ईशा धीरे धीरे लिफाफा खोलती है। जैसे ही वह अंदर रखा कागज पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। सूरज तुरंत पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ईशा कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसने ईशा को पूरी तरह हिला दिया? क्या ये अनिल बाबू की नई चाल है, या फिर कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो सूरज और ईशा के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? किसी को नहीं पता कि आने वाला दिन इस परिवार की जिंदगी में ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईशा धीरे धीरे कांपती आवाज में वह चिट्ठी सूरज को देती है। सूरज जैसे ही उसे पढ़ता है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो
तो कल सुबह अकेले पुराने मंदिर के पीछे मिलो, वरना ऐसा सच सबके सामने आएगा जो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। ये पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो सच क्या है जिसके नाम पर कोई ईशा को धमका रहा था। और क्या ईशा उस अनजान बुलावे पर जाएगी? उसे नहीं पता था कि अगले दिन उठाया गया उसका एक कदम उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन होगा। अगली सुबह सूरज की आंख खुलती है तो उसे ईशा अपने कमरे में दिखाई नहीं देती। पहले तो उसे लगता है कि शायद ईशा नीचे गई होगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टेबल पर रखे एक छोटे से कागज पर पड़ती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कांपते हाथों से वह कागज उठाता है। उसमें लिखा होता है, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये पढ़कर सूरज और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि ईशा बिना बताए कहीं नहीं जाती। उसे तुरंत पिछली रात वाली चिट्ठी याद आ जाती है। उसके मन में अनहोनी का डर पैदा होने लगता है। उधर ईशा अकेले पुराने मंदिर के पीछे पहुंच चुकी होती है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ होता है। पेड़ों के बीच से आती हवा भी जैसे किसी अनजान खतरे की खबर दे रही होती है। ईशा बार बार इधर उधर देखती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ईशा पलटकर देखती है और उसका चेहरा हैरानी से भर जाता है। उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि अनिल बाबू होता है। अनिल बाबू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहता है कि मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगी। आखिर अपने परिवार की चिंता जो है तुम्हें। ईशा गुस्से से उसे देखती है और पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों बार बार हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हो? अनिल बाबू हंसने लगता है। वह कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझी ईशा। ये लड़ाई सिर्फ बदले की नहीं है, ये लड़ाई उस चीज की है जो मुझसे छीन ली गई थी। ईशा उसकी बात समझ नहीं पाती। तभी अनिल बाबू अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालता है। तस्वीर देखते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में उसके पिता और अनिल बाबू एक साथ खड़े दिखाई दे रहे होते हैं। ईशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह पूछती है कि यह तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? अनिल बाबू मुस्कुराते हुए कहता है कि क्योंकि तुम्हारे परिवार और मेरे अतीत का रिश्ता बहुत पुराना है। इतना पुराना कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो कई रिश्ते टूट जाएंगे। ईशा के माथे पर पसीना आने लगता है। वह बार बार पूछती है कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन अनिल बाबू सीधा जवाब नहीं देता। वह कहता है कि अगर सच जानना है तो पहले तुम्हें सूरज से दूर जाना होगा। तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा, वरना जो राज मैं सबके सामने खोलूंगा उसके बाद तुम्हारे अपने ही तुमसे नफरत करने लगेंगे। उधर घर में सूरज बेचैन होकर ईशा को ढूंढ रहा होता है। उसका फोन लगातार बंद आ रहा होता है। सूरज को महसूस होने लगता है कि ईशा किसी बड़ी मुसीबत में है। तभी रिया उसके पास आती है और बताती है कि सुबह उसने ईशा को अकेले घर से निकलते देखा था। ये सुनते ही सूरज का शक यकीन में बदल जाता है। वह तुरंत अपनी बाइक उठाता है और ईशा को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर मंदिर के पीछे अनिल बाबू एक और बड़ा खुलासा करने की तैयारी कर रहा होता है। वह कहता है कि जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा सम्मान देती हो, जिस इंसान को तुम अपना आदर्श मानती हो, उसी इंसान ने सालों पहले ऐसा काम किया था जिसकी सजा आज तक मुझे मिल रही है। ईशा बार बार पूछती है कि आखिर वो इंसान कौन है। तभी अनिल बाबू उसके कान में एक नाम बोलता है। वो नाम सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार सिर हिलाने लगती है। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अनिल बाबू कहता है कि यही सच है और मेरे पास इस सच के सबूत भी हैं। तभी अचानक दूर से सूरज की आवाज सुनाई देती है। ईशा जी। सूरज को अपनी तरफ आते देख अनिल बाबू का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे देख लेता है। सूरज दौड़कर उसके सामने पहुंच जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह गुस्से में पूछता है कि मेरी पत्नी को यहां क्यों बुलाया था? क्या खेल खेल रहे हो तुम? लेकिन अनिल बाबू डरने के बजाय हंसने लगता है। वह कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है सूरज। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है? तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन सबसे पहले तुम्हारा भरोसा टूटेगा। ये कहकर वह जोर से सूरज को धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। सूरज उसके पीछे जाने लगता है,
लेकिन तभी उसकी नजर ईशा पर पड़ती है। ईशा पूरी तरह टूटी हुई दिखाई दे रही होती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सूरज तुरंत उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि आखिर अनिल बाबू ने ऐसा क्या कहा, लेकिन ईशा चुप रहती है। वह कुछ बोल ही नहीं पाती। सूरज बार बार पूछता है। रिया, अरविंद और परिवार के बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल होता है, आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसने हमेशा मजबूत रहने वाली ईशा को अंदर से तोड़ दिया। तभी ईशा कांपती हुई आवाज में कहती है, अगर अनिल बाबू सच बोल रहा है तो हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय सूरज के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो खोलते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है और उसके पीछे बंधा हुआ खड़ा होता है परिवार का एक ऐसा सदस्य जिसके गायब होने का किसी को पता ही नहीं चला था। नकाबपोश आदमी कैमरे की तरफ देखकर कहता है, अगर सच जानना है तो तैयार हो जाओ अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। और वीडियो अचानक बंद हो जाता है। अब सवाल यह था कि आखिर वो कैद में कौन था? नकाबपोश आदमी कौन है? अनिल बाबू का उससे क्या रिश्ता है? और क्या ईशा और सूरज इस नए तूफान का सामना कर पाएंगे, या फिर उनकी जिंदगी सचमुच ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन है? वीडियो बंद होते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे समय ही रुक गया हो। किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर अभी उन्होंने देखा क्या है। सूरज बार बार वीडियो को दोबारा चलाता है। हर बार उसकी नजर उस बंधे हुए इंसान पर जाकर रुक जाती है, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। तभी रिया डरते हुए कहती है कि भैया, कहीं ये कोई नई चाल तो नहीं? लेकिन सूरज के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा था कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। उधर ईशा अभी भी सदमे में खड़ी होती है। अनिल बाबू द्वारा बताया गया राज उसके दिमाग में बार बार घूम रहा होता है। वह चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि अगर वो सचमुच सच निकला तो सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल सकता था। अरविंद उसके पास आता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है बेटा, क्या कहा उस आदमी ने? लेकिन ईशा सिर्फ इतना कहती है कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पहले हमें उस इंसान को बचाना होगा जो उनके कब्जे में है। इतना सुनते ही सूरज फैसला कर लेता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को खतरे में नहीं छोड़ सकता। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है। इस बार एक लोकेशन भेजी गई होती है। साथ में लिखा होता है, अगर हिम्मत है तो अकेले आना, पुलिस या किसी और को साथ लाए तो अपने आदमी को जिंदा नहीं देख पाओगे। ये पढ़ते ही सब लोग घबरा जाते हैं। रिया तुरंत कहती है कि नहीं भैया, ये जाल है, आप अकेले मत जाइए। लेकिन सूरज का फैसला अटल होता है। वह कहता है कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य खतरे में है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तभी ईशा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कहती है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। लेकिन सूरज उसे समझाता है कि इस वक्त परिवार को उसकी जरूरत है। अगर वो भी साथ चली गई तो घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। कुछ देर बाद सूरज उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कई बार वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ घर में मौजूद हर व्यक्ति भगवान से सूरज की सलामती की प्रार्थना कर रहा होता है। रिया बार बार रो पड़ती है। अरविंद उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे होते हैं। इधर सूरज उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे बुलाया गया था। वो जगह शहर से काफी दूर एक पुरानी फैक्ट्री होती है। चारों तरफ अंधेरा और वीरानी फैली हुई होती है। टूटी हुई दीवारें और जंग लगे लोहे के गेट उस जगह को और डरावना बना रहे होते हैं। सूरज धीरे धीरे अंदर बढ़ता है। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर लाइट जल उठती है। तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती है। सूरज इधर उधर देखने लगता है। तभी एक आवाज गूंजती है, आ ही गए तुम। सूरज उस आवाज की दिशा में देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आवाज फिर आती है, तुम्हारी यही आदत तुम्हें मुसीबत में डाल देती है सूरज। अपने लोगों के लिए जान तक दांव पर लगा देते हो। सूरज गुस्से में चिल्लाता है, सामने आओ। अचानक ऊपर बने लोहे के प्लेटफॉर्म पर एक परछाई दिखाई देती है। वो नकाब पोश आदमी होता है। उसके पीछे वही बंधा हुआ शख्स भी खड़ा होता है।
इस बार चेहरा थोड़ा साफ दिखाई देता है और उसे देखते ही सूरज की आंखें फैल जाती हैं। प्रवीण चाचा, ये नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी गुंडे हंसने लगते हैं। सूरज समझ जाता है कि उसके अपने चाचा को अगवा किया गया है। वह गुस्से से भर उठता है, लेकिन नकाबपोश आदमी उसे रोकते हुए कहता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो प्रवीण की जान चली जाएगी। सूरज मजबूर होकर रुक जाता है। तभी नकाबपोश आदमी कहता है कि आज तुम्हें एक खेल खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो अपने चाचा को ले जा सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो सिर्फ अपने चाचा ही नहीं, अपनी पूरी जिंदगी भी खो दोगे। सूरज उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? नकाबपोश आदमी जोर से हंसता है, फिर धीरे धीरे अपना नकाब उतारना शुरू करता है। सूरज की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। जैसे ही नकाब नीचे गिरता है, सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा ऐसा चेहरा होता है जिसे वह वर्षों पहले हमेशा के लिए खो चुका समझ बैठा था। सूरज की आवाज कांपने लगती है। तुम जिंदा हो? वह आदमी मुस्कुराता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। वह कहता है, हाँ सूरज, मैं जिंदा हूं और अब वापस आया हूं तुमसे वो सब छीनने जो कभी मेरा हुआ करता था। उधर घर में बैठी ईशा अचानक बेचैन हो उठती है। उसे लगने लगता है कि सूरज किसी बहुत बड़े खतरे में है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कांपते हाथों से वह कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, अगर सूरज को जिंदा देखना चाहती हो तो तुरंत अकेले निकल पड़ो, क्योंकि आज की रात या तो एक रिश्ता बचेगा या फिर पूरा परिवार टूट जाएगा। ये सुनते ही ईशा के हाथ से फोन छूट जाता है। उसकी आंखों में डर, हैरानी और बेचैनी एक साथ दिखाई देने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर वो आदमी कौन है जिसे सूरज मृत समझ चुका था? उसका अनिल बाबू से क्या संबंध है और क्यों बार बार ईशा और सूरज को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जा रहा है जहां हर रास्ता सिर्फ खतरे की तरफ जाता दिखाई देता है? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता था। ईशा के हाथ से फोन छूटते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि अब मामला सिर्फ एक धमकी का नहीं रहा। कोई बहुत सोच समझकर उनके पूरे परिवार को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ सूरज उस रहस्यमयी आदमी के सामने खड़ा होता है जिसकी वापसी ने उसके होश उड़ा दिए थे। सूरज बार बार उसी चेहरे को देख रहा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान सचमुच जिंदा है। वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आता है और कहता है, क्या हुआ सूरज? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई या फिर डर लग रहा है कि अतीत वापस लौट आया है? सूरज गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? वो आदमी हंस पड़ता है। मैं चाहता हूं इंसाफ, वही इंसाफ जो मुझे कभी नहीं मिला। इतना कहकर वह प्रवीण चाचा की तरफ इशारा करता है, जो रस्सियों से बंधे हुए खड़े होते हैं। उनकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही होती है। सूरज उन्हें देखकर बेचैन हो जाता है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चारों तरफ से हथियारबंद गुंडे उसे घेर लेते हैं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पहले इनके सीने में गोली जाएगी, वह आदमी ठंडी आवाज में कहता है। सूरज मजबूर होकर रुक जाता है। उधर ईशा अब और इंतजार नहीं कर पाती। वह बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। घर के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी में बैठा आदमी तुरंत फोन मिलाता है। सर, ईशा घर से निकल चुकी है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आता है, उसे रोको मत, उसे वहीं आने दो जहां हम चाहते हैं। उधर फैक्ट्री में माहौल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। वो आदमी सूरज को एक पुराना वीडियो दिखाता है। वीडियो शुरू होते ही सूरज की आंखें फैल जाती हैं। स्क्रीन पर सालों पुराना एक हादसा दिखाई देता है। ऐसा हादसा जिसके बारे में सूरज को हमेशा बताया गया था कि उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा था वो कहानी पूरी तरह अलग थी। सूरज बार बार वीडियो देखता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बुदबुदाता है, लेकिन वो आदमी कहता है, यही सच है, तुम सबको झूठ बताया गया था। सूरज का दिमाग तेजी से घूमने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई गई है। उसी समय फैक्ट्री के बाहर ईशा पहुंच जाती है। वह छुपते छुपाते अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।
दो गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। उनकी बात सुनकर ईशा के पैरों तल्ले जमीन खिसक जाती है। एक गुंडा कह रहा होता है, आज रात सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही बॉस को वो फाइल मिल जाएगी, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दूसरा आदमी पूछता है, और अगर वो फाइल नहीं मिली तो? पहला आदमी हंसते हुए कहता है, तो फिर लड़की को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईशा समझ जाती है कि बात उसके बारे में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कौन सी फाइल, कौन सा राज और क्यों? हर कोई उसी के पीछे पड़ा हुआ है। इसी बीच फैक्ट्री के अंदर अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरा इलाका हिल जाता है। सूरज और बाकी लोग घबरा जाते हैं। धुएं का गुबार चारों तरफ फैल जाता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर प्रवीण चाचा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक गुंडा उन्हें पकड़ लेता है। सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अकेले ही गुंडों से भिड़ जाता है। चारों तरफ मारपीट शुरू हो जाती है। कुर्सियां टूटने लगती हैं, लोहे की रॉड्स इधर उधर गिरने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान वो रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो जाता है। जब धुआं छंटता है तो सूरज उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। तभी जमीन पर एक छोटा सा पेन ड्राइव पड़ा मिलता है। सूरज उसे उठाता है। उसके ऊपर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, सच्चाई। सूरज और प्रवीण चाचा एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि शायद इस पेन ड्राइव में वही राज छुपा है जिसके लिए इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी उनके सामने आने वाला है। उधर फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में ईशा अकेली फंस चुकी होती है। कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होती है। तभी उनमें से एक आदमी फोन निकालकर किसी को वीडियो कॉल करता है। कॉल जुड़ते ही स्क्रीन पर अनिल बाबू का चेहरा दिखाई देता है। ईशा हैरानी से उसे देखने लगती है। अनिल बाबू मुस्कुराता है। मैंने कहा था ना ईशा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईशा गुस्से में कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? अनिल बाबू की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वह कहता है,